हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था फिजिकल चेंजेस के बारे में। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे, जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ एन आइसक्रीम। ठीक है, अगर हमने वुड के कुछ पीसेस कर दिए हैं तो हमने ये देखा था कि वुड के जो एक पीस है और उसके अगर हमने 10 पीसेस किए हैं तो उन दोनों में कोई चेंज नहीं आया है, उनकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया है। हमने ये बात कही थी लास्ट टर्न पे। हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं लास्ट टर्न का, क्योंकि अगर हमें केमिकल चेंज पढ़ना है तो हमें फिजिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों चेंजेस क्या हैं बच्चों, वाइसे वर्सा है। वाइसे वर्सा का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो, अगर अपन बात करें, यहाँ पर हमने लिया था, जैसे मान लीजिए ये कैंडल है। ठीक है, हमने यहाँ पर बोला था इसको हम हीट कर देंगे। हीट करने के बाद क्या होगा, कैंडल जो होगा उसकी वैक्स जो होगी वो मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या इसके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में कोई चेंज आया है? नहीं। और ये क्या रिवर्सिबल प्रोसेस है? यस, इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। इसी तरीके से हमने देखा था यहाँ पर आइस को अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वाटर को जब हम दोबारा से फ्रीज करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी कौन सा प्रोसेस हुआ बच्चों, फिजिकल चेंज हुआ। इस तरीके से ये रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं दोबारा से वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट्स बने, और हमने देखा लास्ट टर्न पे बहुत सारे एग्जांपल्स थे उसके फिजिकल चेंज के। आज हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज के बारे में कि केमिकल चेंज होता क्या है और किस तरीके से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और फिर कुछ एग्जांपल्स हम केमिकल चेंज के देखेंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने किन प्रॉपर्टीज़ में ऑल्टरेशन किया था, स्टेट, टेक्सचर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि केमिकली अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है, केमिकली अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है, अगर अपन बात करें केमिकल कंपोजिशन की, तो अगर केमिकल कंपोजिशन, जैसे कि मान लीजिए केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया, नॉर्मल से एग्जांपल में ले रही हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि बच्चों मैंने एसिड बेस में तुम्हें पढ़ाया था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है व्हेन एसिड रिएक्ट विद वाटर, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। तो अगर अपन बात करें, यहाँ पर मैं लेती हूँ HCl और यहाँ पर NaOH, क्या बन जाएगा, NaCl और वाटर बनेगा बच्चों। ठीक है, तो ये किस तरह का चेंज हुआ, केमिकल चेंज। अब मैंने तुमसे बात कही कि केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। केमिकल मतलब यूँ मान ले कि हम मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज हो रही है। यहाँ पर क्या था, NaOH बन क्या गया, NaCl, तो पूरी इसकी क्या हुई, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। यहाँ पर ये क्या था, बेस, यहाँ पर क्या था, ये एसिड। ठीक है, हमने एसिड में पढ़ा था इसकी pH जो होगी वो <7, इसकी pH जो होगी वो <7। लेकिन जब हमने देखा इसका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो यहाँ पर ये कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, सॉल्ट फॉर्म हुआ। सॉल्ट की जो pH होगी वो = 7, और यहाँ पर वाटर जो है, वाटर भी न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इसकी pH भी क्या हो जाएगी, = 7। तो हम यहाँ पर कितना बेसिक चेंज देख रहे हैं। यहाँ पर हमने लिया एसिड, यहाँ पर लिया बेस, दोनों को कंबाइन किया, एक बनाया प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर। अब अगर अपन बात करें सॉल्ट की, तो इसकी pH कितनी है बच्चों, = 7, और वाटर की pH भी कितनी है, = 7। तो आपने ये बेसिक चेंज देखा कि इसकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में चेंज हो गया। अब मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में चेंज आया किस वजह से, क्या रीज़न रहा होगा। देखो बच्चों, अगर मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक कैटायन एक अनायन फॉर्म होगा, इसमें भी एक कैटायन एक अनायन फॉर्म होगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे का अट्रैक्शन शो करेंगे और क्या होगा, नए प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाएंगे। अब क्या मैं सॉल्ट से वापस से एसिड और बेस गेन कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इस तरह के जो प्रोसेसेस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि दोबारा हम उसको चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली और शुगर उसमें मैंने ली। अब क्या किया, मैंने शुगर को हीट करना स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने शुगर को हीट करना स्टार्ट किया। अब क्या होगा बच्चों, जो शुगर के क्रिस्टल हैं वो धीरे धीरे ब्राउन मास में कन्वर्ट होते जाएंगे, और यहाँ पर क्या फॉर्म होगी, स्टीम। ठीक है, अब क्या होगा, ब्राउन मास में जब ये कन्वर्ट हो गए, ठीक है, तो तुम देखोगे धीरे धीरे जब मैं और हीटिंग कर दूंगी तो ये ब्लैक सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाएंगे और स्टीम जो है वो बाहर चली जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो बेटा, शुगर अगर थी, मान लीजिए मैंने शुगर ली 100 ग्राम, और जब मैं इस ब्लैक मास का वेट मेजर करूंगी तो इस ब्लैक मास का वेट कितना आएगा, 80
ग्राम। इसका मतलब इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे वो क्या हुआ, स्टीम की फॉर्म में इवेपोरेट हो गए। ठीक है, तो हमने ये देखा, इससे हमें ये पता चला कि 20 ग्राम जो है स्टीम क्या हो गई, इवेपोरेट हो गई। तो जब हमने फिजिकल चेंज पढ़ा था तब मैंने आपको एक पेपर टीयर करके बताया था और उसका एग्जाम्पल बताया था कि अगर मान लीजिए मैं एक पेपर लूँ और उसके टीयर्ड पेपर्स लूँ, दोनों का वेट अगर मैं मेजर करूँ तो इक्वल आएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है कि जो आप प्रोडक्ट ले रहे हो, जिसको आप हीट कर रहे हो, तो क्या होगा, यहाँ पर वेट चेंज हो जाएगा। जो ओरिजिनल सब्सटेंस था, ओरिजिनल सब्सटेंस से बनने वाला नया सब्सटेंस, जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, उसका वेट स्लाइटली डिफर करेगा ओरिजिनल सब्सटेंस से, मतलब एग्जैक्टली सेम रेयर कंडीशन में ही तुम्हें दिखाई देगा। आई बात समझ में? ठीक है, क्योंकि गैस की फॉर्म में जो चीज़ इवेपोरेट हो जाती है उसका वेट कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आप एक बार सॉलिड या लिक्विड का वेट तो इजीली मेजर कर लेंगे, लेकिन जो गैस की फॉर्म में कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसका वेट करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर हम स्टीम का वेट किस तरीके से हमने निकाला कि हमने लिया था 100 ग्राम और ब्लैक सॉलिड मास कितना हमारे पास बचा, 80 ग्राम। इसका मतलब 20 ग्राम सारी इवेपोरेट हो गई। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमने 2-3 प्रॉपर्टीज़ इसके बारे में पढ़ी कि केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो एक तो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, इनका जो मास होता है, वेट होता है, वो वेरिएबल होता है, मतलब चेंज हो सकता है। तीसरी चीज़ हमने ये देखी कि ये मॉलिकुलर कंपोजिशन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। आई बात समझ में? ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज़ और है बच्चों, जो हमने लास्ट टर्न पे देखी थी, लेकिन वो फिजिकल चेंजेस में अप्लाई होती है, बट नेट गेन एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जैसे हमने पढ़ा था ना, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड माइनस एनर्जी रिलीज, नेट गेन एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें या तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा या फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। आई बात समझ में? तो एनर्जी या तो टोटली एब्जॉर्ब हो जाएगी या टोटली रिलीज हो जाएगी। उसके कई एग्जाम्पल्स देखेंगे हम और यहाँ पर हम समझेंगे। चलते हैं हम केमिकल चेंजेस की तरफ। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होता है केमिकल चेंज। इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंटरेस्टिंग है। अब जैसे मैंने वहाँ पर बात की थी कि वहाँ पर जो बात की थी हमने किसके बारे में, फिजिकल चेंज के बारे में, कि ये टेम्पररी चेंज है। टेम्पररी का मतलब मैंने वहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था मैग्नेट का, कि आप आयरन नेल से अगर मैग्नेट को रब करते हैं थोड़ी देर के लिए तो क्या होगा, जो आयरन नेल है बच्चों वो थोड़ी देर के लिए टेम्पररी मैग्नेट का काम करेगी, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो चेंज आपको देखने को मिलेगा वो होगा परमानेंट चेंज, ना कि फिजिकल चेंज या फिर जो भी बात करें आप टेम्पररी चेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं केमिकल चेंज की। क्या होता है केमिकल चेंज? तो इसमें डेफिनेशन लिखें अच्छे से। अ चेंज दैट alters the specific properties of a substance, a change that alters the specific property of a substance by bringing about a change in its molecular composition, by bringing about a change in its molecular composition is called a chemical change, is called a chemical change। ठीक है, यहाँ पर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लें, कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिसमें केमिकल चेंज हो रहा हो। नॉर्मल हम हमारी लाइफ में देखते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी एक केमिकल चेंज है। ठीक है, अगर जो फूड आपने कंज्यूम किया है वो डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, केमिकल चेंज। क्या दोबारा हम उस डाइजेस्टेड फूड से फूड बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में डाइजेशन ऑफ फूड, और भी मैं एग्जाम्पल आपको बाद में बताऊँगी, बस ये थोड़ा आइडिया देने के लिए ताकि आप आगे जाके कंफ्यूज ना हो। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड को हम केमिकल चेंज बोल सकते हैं। और बताइए आप किस तरह के केमिकल चेंज हो सकते हैं, जैसे कि डे टू डे लाइफ में हम केमिकल चेंजेस किस तरीके से देखते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, बेकिंग ऑफ अ केक। ठीक है, बेकिंग ऑफ अ केक, तो बेकिंग ऑफ केक क्या है,
केमिकल चेंज। कैसे केमिकल चेंज है? क्या केक बेक करने के बाद आप दोबारा से उसको रॉ मटेरियल्स में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये इस तरह का चेंज क्या हुआ? केमिकल चेंज। अब इसको ये हम एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे और वो बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है बच्चों, उसको ईजिली आप समझ सकते हैं और ध्यान दे के समझें ताकि कभी भी कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट, ध्यान से समझें इस एक्सपेरिमेंट को। हेडिंग डालें एक्सपेरिमेंट टू शो केमिकल चेंज। एक्सपेरिमेंट टू शो केमिकल चेंज। अब इसमें देखो मैंने क्या किया है, हमने वहाँ पर पढ़ा था रिएक्शंस के बारे में, थोड़ा बहुत एसिड बेस रिएक्शंस के बारे में, तो हम उन चीज़ों को आज यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरीके से चेंजेस होते हैं। ठीक है, वहाँ पर हमने पढ़ा था एक टर्म विनेगर। विनेगर का मतलब क्या होता है? एसिटिक एसिड, ठीक है ना, सिरका जिसे मैंने आपको बोला था। और एक हमने पढ़ा था बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ही बात है। तो बेकिंग सोडा मैंने बताया था आपको फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, जैसे खमन ढोकला, कोई भी आप ऐसी चीज़ खाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा हम यूज़ में लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट का सेटअप लगा लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है, अब उसके अंदर क्या फिल करेंगे और कैसे रिएक्शन होगी वो मैं आपको अभी समझाऊंगी। सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब्स तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सेटअप लगाती हूँ छोटा सा। उस दिन मैंने आपको बताया भी था कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा को यूज़ करते हैं और हमारी डेली लाइफ में इसलिए भी यूज़ करते हैं कि जिससे जिस तरह के गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसको रिमूवल करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो ये क्या प्रोडक्शन करता है, किसका प्रोडक्शन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल है। ठीक है, इस तरीके से हमने 2 टेस्ट ट्यूब ले ली हैं और अब इस टेस्ट ट्यूब में मैं ऐड करूँगी क्या? विनेगर प्लस बेकिंग सोडा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो गैस निकलने वाली है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और मैंने इस टेस्ट ट्यूब में, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में जो फिल किया है बच्चों वो है लाइम वाटर। आपको मैंने पढ़ाया था लाइम वाटर एसिड बेस एंड सॉल्ट में। तो लाइम वाटर जो होता है वो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अब होगा क्या देखो बच्चों, हम इसको ध्यान से समझेंगे और आराम से समझेंगे। ठीक है, कभी भी कंफ्यूज ना हो। इसमें हमने क्या किया है, विनेगर लिया है और बेकिंग सोडा लिया है। अब विनेगर जो है वो क्या है? एसिड, और ये एक एज अ बेस काम करेगा। एसिड बेस रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसके अंदर एक चीज़ और डेवलप होगी जो प्रोडक्ट की फॉर्म में निकलेगी, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब होगा क्या, जब विनेगर बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से क्या इवॉल्व होगी? CO2 गैस। अब जो CO2 गैस इवॉल्व होगी वो इस पाइप के थ्रू ट्रेवल करते हुए इस पाइप के थ्रू यहाँ पर आ जाएगी। ये बेंट ट्यूब जो मैंने यहाँ पर फिट की है इसके थ्रू ये आ जाएगी। अब क्या होगा बच्चों, जो लाइम वाटर है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। अब जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा तो ये जो लाइम वाटर है ये पहले कैसा था? कलरलेस, लेकिन फिर कैसा हो जाएगा? मिल्की इन अपीयरेंस। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। इस तरह की रिएक्शन आप 10th क्लास में और पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आप समझ लें कि इस तरह की जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं हम लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। इसमें हमने दोबारा समझ लेते हैं क्या किया है। विनेगर लिया है, बेकिंग सोडा लिया है, दोनों की रिएक्शन कराई है। क्या कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इस बेंट ट्यूब के थ्रू ट्रेवल करके लाइम वाटर में इंट्रोड्यूस की जा रही है। जैसे ही ये लाइम वाटर में इंट्रोड्यूस होगी ये क्या कर देगी? कन्वर्जन कर देगी किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देगी और रिलीज कर देगी क्या? वाटर। आई बात समझ में? ठीक है, इस जो एक्सपेरिमेंट सेटअप है इसको हम अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखकर देख लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि मॉलिक्यूलर कंपोजिशन कैसे चेंज हुई है। तो देखो विनेगर की अगर अपन बात करें, यहाँ पर हम लिख लेते हैं विनेगर प्लस बेकिंग
सोडा। अब विनेगर और बेकिंग सोडा को हमने कंबाइन किया तो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसी को हम केमिकल फॉर्मूला में लिख के देख लेते हैं। विनेगर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एसिटिक एसिड का CH3COOH, और बेकिंग सोडा का क्या होता है NaHCO3। ठीक है, दोनों को हमने कंबाइन किया। अब कंबाइन करने के बाद हमने क्या चेंजेस देखे, ये जो सोडियम है बच्चों, तुम्हें पता है कि ये किस तरह का एसिड है, मैंने पढ़ाया था उस दिन भी, मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, तो क्या करेगा, ये एक H+ का रिमूवल करेगा। अब हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन इस तरीके से लिख के देख लेते हैं ताकि आपको क्लियरली ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि कभी भी कोई भी एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इजीली ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं, विनेगर और बेकिंग सोडा की रिएक्शन। अब होगा क्या, CH3COO माइनस और ये H+ बना लेगा। ठीक है ना। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, ये टूटेगा किस में, Na+HCO3 माइनस। अब ये जो Na+ है ये किससे जाके कंबाइन हो जाएगा, CH3COO माइनस। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3COO Na। इसको क्या बोल दिया हमने, सोडियम एसीटेट। उसके बाद क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम बेंट ट्यूब के थ्रू किस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। तो जब हम बेंट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या रिएक्शन होगी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोलते हैं हम लाइम वाटर, इसको स्लेट लाइम भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैसा अपीयरेंस देगा, मिल्की। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो ये कई बार पूछी जाती है और ये बहुत ही बेसिक रिएक्शन है जो कि कहीं पर भी एग्जाम्स में आपको पूछी जा सकती है। मान लीजिए आपको इस तरह का डायग्राम वो ड्रॉ करके दे दे, ठीक है, अब उसमें वो आपसे 4 ऑप्शंस में ये चीज़ें पूछ सकते हैं कि द गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन इज। तो आपको याद होना चाहिए कि जब हम विनेगर और बेकिंग सोडा की रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अब इसी के अंदर हमने क्या देखा कि जो CO2 है, किसकी वजह से सारा काम हुआ है, CO2 की वजह से। हमने ये चीज़ देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस बेंट ट्यूब के अंदर जा रही थी और जाने के बाद इसने क्या किया, लाइम वाटर को किस में टर्न कर दिया, मिल्की अपीयरेंस में। तो जो भी प्रोसेस कन्वर्ट हुआ है वो किसकी वजह से कन्वर्ट हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, तो हमने शुरुआत में जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने क्या लिखा था कि इट चेंजेस द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एसिड था, यहाँ पर एक बेस था, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज होके क्या बन गया, सॉल्ट, गैस और लिक्विड। ठीक है, और यहाँ पर भी यही हुआ, यहाँ पर एक हमने लिक्विड लिया था, हमने गैस इंट्रोड्यूस इसमें कराई तो एक इसमें कन्वर्ट हो गया मिल्की अपीयरेंस और वाटर। आई बात समझ में। तो हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज कर दी। आई बात समझ में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज जब हमने फिजिकल चेंज पढ़ा था तो जस्ट उसका वाइस वर्सा कर लो बच्चों। ठीक है, हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था, नो न्यू सब्सटेंस न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। नेक्स्ट, नो गेन और लॉस इन वेट, यहाँ पर वेट का या तो गेन हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। ठीक है, वहाँ पर हमने पढ़ा था एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, बट टोटल नेट गेन एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, 0 के इक्वल नहीं होगी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि चेंज जो है वो टेम्पररी है और रिवर्सिबल है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि परमानेंट है और इरिवर्सिबल है। और लास्ट हम कुछ एप्लीकेशंस ऐसे देखेंगे केमिकल चेंजेस की जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में हमें यूज़ में आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स
of chemical change, characteristics of chemical change। बहुत इजी चैप्टर है और आपको फिजिकल चेंज अगर समझ में अच्छे से आ गया होगा तो केमिकल चेंज तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा, क्योंकि जस्ट वाइसे वर्सा है, आपको जस्ट पॉइंट्स बना बना के उसी तरीके से मेंशन करने हैं, ठीक है। ज़्यादा रटना नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें समझने की है, रटोगे भूल जाओगे। इससे अच्छा है कि आप एनालाइज करें कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट उसका केमिकल चेंज आप इजीली किसी को भी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ वन और न्यू प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ वन और न्यू प्रोडक्ट। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे द वेट ऑफ सब्सटेंस यूजुअली चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे द चेंज इज, कैसा होगा बच्चों, परमानेंट होगा टेम्परेरी होगा। द चेंज इज परमानेंट, परमानेंट का मतलब यही है कि एक बार सेट हो गया तो हो गया, उसके बाद आप कुछ भी चेंज उसमें नहीं कर सकते। फिजिकल में तो हम चेंज कर सकते थे, हमने आइस से वाटर बनाया, वापस से वाटर को फ्रीज कर दोगे क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, बट इसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चेंज इज परमानेंट एंड कैसा होगा, इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल का मतलब यही होता है कि हम उसको दोबारा से ऑब्टेन नहीं कर सकते। फोर्थ, एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड, या तो एनर्जी इवॉल्व भी होगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब भी होगी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, क्योंकि हम देखते हैं कि केमिकल चेंजेस जैसे डाइजेशन ऑफ फूड है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ऐसे कई प्रोसेसेस जो कि हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है, बट हम क्या है उनको एनालाइज नहीं कर पाते कि ये फिजिकल होगा, केमिकल होगा, रिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा, ठीक है ना। तो हमें इसके थ्रू ये इजीली पता लग जाता है कि ये जो चेंज हुआ है ये केमिकल चेंज होगा या फिर फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ वन और न्यू, वन और मोर लिख लें, यहाँ पर मोर लिखना मैं भूल गई, वन और मोर, वन और मोर, ज़रूरी नहीं है एक ही प्रोडक्ट बने, एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं, इसका मतलब ये है वन और मोर न्यू प्रोडक्ट। अब इसको समझें कि कैसे बनेगा एक नया प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखें प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड possess different properties the products formed possess different properties than the original substance। अब हमने जो ओरिजिनल सब्सटेंस लिया है बच्चों, उससे जो प्रोडक्ट बनेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होगी, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमने क्या किया है, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में चेंज कर दिया है। तो जब आप किसी भी चीज़ की मॉलिक्यूलर कंपोजिशन को ही चेंज कर रहे हो तो उसमें ऑब्वियस सी बात है जो प्रोडक्ट बनेंगे उनकी क्या प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने नॉर्मल एग्जांपल लिया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसको हम दोबारा पढ़ेंगे। एक्चुअली ये रिएक्शन ऐसी है जो इजीली आपको लर्न भी हो जाएगी और कहीं आपको लिखने में भी दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैं बार बार नाम ले रही हूँ इस रिएक्शन का, क्योंकि कहीं पर भी अगर आप मेंशन करते हो और इस तरीके से लिखते हो तो मार्क्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। नॉर्मल आप एग्जाम्पल लिख के आओगे डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन ऑफ फूड, सॉरी रेस्पिरेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, तो ये क्या होता है कि नॉर्मल से एग्जाम्पल्स हैं, ये हर बच्चे को पता होते हैं। लेकिन अगर आप कुछ
रिएक्शंस मेंशन कर रहे हो, एसिड बेस की मेंशन कर रहे हो, डीकम्पोजिशन है, प्रेसिपिटेशन है, तो उसमें क्या है आपको मार्क्स गेन करने की भी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पर क्या है अच्छे से रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट वापस नहीं हो सकता, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है ना। अब इसमें एक पॉइंट और मेंशन कर लें, composition of the products are different from the composition of the products are different from the original substance। ठीक है, तो कंपोजिशन जो होगी प्रोडक्ट्स की वो बिल्कुल क्या होगी, डिफरेंट होगी फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं, क्योंकि मेनली एग्जांपल ही काम आएंगे, आपकी डेफिनेशन वगैरह बहुत रेयरली कभी पूछी जाती है। नॉर्मल आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो कुछ एग्जांपल्स आप अच्छे अगर मेंशन करेंगे तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम वही देख लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन में रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, वही एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब एसिड में हम ले लेते हैं HCl और बेस में हम ले लेते हैं NaOH। बहुत ही इजी रिएक्शन है, क्या बना लेगा, सॉल्ट NaCl प्लस वाटर। अब वही वाली बात दोबारा से आ गई है कि हमने क्या किया है, कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। अब ओरिजिनल सब्सटेंस की कंपोजिशन बिल्कुल अलग थी, कैसे, यहाँ पर एक H प्लस था, यहाँ पर Cl माइनस, यहाँ पर Na प्लस था OH माइनस, लेकिन जब प्रोडक्ट बना क्या बना, Na प्लस और Cl माइनस, और यहाँ पर H प्लस और OH माइनस, तो डिफरेंट हुई ना। ठीक है, मॉलिकुलर कंपोजिशन क्या हो गई, चेंज हो गई, और प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो गई। कैसे, देखो प्रॉपर्टीज़ मेनली क्या होती हैं, जैसे एसिड था, सोर इन टेस्ट, और हमने बहुत सारी कैटेगरीज पढ़ी थी। नॉर्मल हम pH से कैलकुलेट कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। तो pH जो होगा इसका लेस देन 7 होगा, इसका क्या होगा pH, बेस है तो मोर देन 7 होगा। लेकिन अगर अपन बात करें न्यूट्रल कंपाउंड की, तो pH जो है वो क्या होगा, इज इक्वल टू 7, और वाटर का भी क्या होता है, नॉर्मल वाटर का 7। आई बात समझ में। तो आपने क्या किया, इसका मॉलिकुलर कंपोजिशन चेंज कर दिया, प्लस हमने जो देखा कि प्रोडक्ट्स जो बने हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द रिएक्टेंट्स जो हमने यूज़ किए हैं। सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल चीज़ है, एसिड को अगर आप हाथ पे डालोगे HCl आपका हाथ जल जाएगा। बेस ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी करोजिव इन नेचर है, लेकिन क्या सॉल्ट जो बना वो करोजिव इन नेचर है, नहीं, हम खाते हैं इसको, ये नॉर्मल कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या किया हमने, पूरी कंपोजिशन को चेंज कर दिया। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी का। बिल्कुल इजी टॉपिक है और आपको कोई कुछ भी नहीं करना है, एग्जाम्पल्स आप जस्ट लर्न कर लें। एग्जाम्पल्स यहाँ मेन है जो एग्जाम में काम आते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखें सेकंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिखें सेकंड, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, जैसे अगर आप 3 चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, या तो हीट को यूज़ कर रहे हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो, लाइट एनर्जी को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए आप हीट एनर्जी का यूज़ कर रहे हो, लाइट एनर्जी का यूज़ कर रहे हो, या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या कहलाती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है ना। अब क्या है, जैसे मान लीजिए सबसे फर्स्ट का एग्जांपल ले लेते हैं अपन, हीट का ही ले लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, मैं हीट सप्लाई करूँगी, तो जैसे एग्जाम्पल में CaCO3 हम ले लेते हैं। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमने क्या किया, इसको हीट किया। ठीक है, हीट करने के बाद ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और किस में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, आपने ये चीज़ देखी कि इसकी केमिकल कंपोजिशन पूरी ही चेंज हो गई। यहाँ पर ये क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था, यहाँ पर क्या बन गया, ये इसको बोलते हैं हम क्विक लाइम। क्विक लाइम और लाइम वाटर में कंफ्यूज ना हो, क्विक लाइम और लाइम वाटर में डिफरेंस है। क्विक लाइम होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और लाइम वाटर होता है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कंफ्यूज कभी भी ना हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर डीकम्पोजिशन करा दिया, इसको तोड़ दिया, बना नए नए प्रोडक्ट्स। अब क्या मैं दोबारा से इसको ऑब्टेन कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। ठीक है ना। तो इस तरह की रिएक्शंस भी क्या कहलाएंगी, केमिकल चेंज के अंदर कैटेगराइज होंगी इस तरह की रिएक्शंस। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लाइट का ले लेते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी का मैं फर्दर एक और एग्जांपल लूँगी बाद में दूसरे एग्जांपल्स में। तो लाइट एनर्जी का ले लेते हैं हम। अब मान लीजिए जो धूप है, जो सन रेज जो हैं वो अगर पड़ती हैं तो क्या होता है बच्चों, अगर जैसे कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, AgBr का ले लेते हैं। AgBr होता है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड। अब सिल्वर ब्रोमाइड को आपने क्या किया, लाइट एनर्जी सप्लाई की, मतलब इसको क्या किया आपने, धूप में रख दिया। अब धूप में रख जब देंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, और टूटेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Ag प्लस Br2। आई बात समझ में, 2Ag प्लस Br2। अब ये तो हमें मिल जाएगा सॉलिड फॉर्म में, ये किस में चला जाएगा, गैसियस फॉर्म में। अब आप यह देखो यहाँ पर ये पूरा कंपाउंड जो था ये पूरा ही ब्रेक हो गया है, मतलब इसमें दो ही एलिमेंट्स थे, एक सिल्वर और एक ब्रोमीन, दोनों ही ब्रेक होके क्या कर लिया है उन्होंने, अपने अपने एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा, देखो जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, ये इसका जो कलर होगा ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये उस कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लैक और ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और ये ब्रोमीन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो आपने ये चीज़ देखी कि जो कंपाउंड्स, जो रिएक्टेंट्स हमने यूज़ लिए हैं और जिनसे प्रोडक्ट्स हम ऑब्टेन कर रहे हैं, तो ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब अगर Ag से मैं दोबारा से AgBr बनाना चाहूँ तो मैं नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि मैंने इसका क्या करा दिया, डिकम्पोजिशन करा दिया। तो आप ये चीज़ समझें यहाँ पर कि हमने जो रिएक्टेंट्स लिए हैं उनसे जो प्रोडक्ट बने हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू द रिएक्टेंट्स। आई बात समझ में। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेती हूँ, ज़रूरी नहीं है आप सारे एग्जाम्पल्स लर्न करें, मैं आपके नोट्स वगैरह इन सब के लिए ही लिख रही हूँ। अगर मान लीजिए अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं एग्जाम्पल तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ 2 एग्जाम्पल भी लर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम आएंगे। बट आप इन चीज़ों को समझ लें, क्योंकि आगे जाके ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें थर्ड एग्जाम्पल की, तो थर्ड एग्जाम्पल जो है मैं इसमें ले रही हूँ हीटिंग ऑफ द शुगर। ये बहुत इजी और अच्छा एग्जाम्पल है, तो इस पर स्टार लगा लें, ठीक है, हीटिंग ऑफ द शुगर। अब हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे बच्चों, ये एक टेस्ट ट्यूब मैंने ली। अब मैंने क्या किया, इसको हीट किया, हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर जो शुगर के क्रिस्टल हैं, शुगर के क्रिस्टल क्या होंगे, हीट होना स्टार्ट होंगे, हीट होना स्टार्ट होंगे तो ये किस कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्राउन। और ज़्यादा हीट सप्लाई करूँगी तो किस कन्वर्ट में, ब्लैक मास फॉर्म कर लेंगे, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे वो क्या करेंगे, स्टीम की फॉर्म में क्या होंगे, बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने ये चीज़ देखी कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस था कैसी होती है, शुगर कलरलेस होती है, ठीक है ना। तो कलरलेस सब्सटेंस जो था वो किस कलर में कन्वर्ट हो गया, ब्राउन में, और फिर ब्लैक में, और क्या रिलीज हुई, स्टीम। अब क्या मैं दोबारा से ऑब्टेन कर सकती हूँ इसको, नहीं कर सकती, क्योंकि स्टीम तो कहाँ चली जाएगी, एनवायरनमेंट में, और ये जो ब्लैक मास है इससे दोबारा से मैं शुगर ऑब्टेन नहीं कर सकती। तो आप ये देखेंगे कि केमिकल कंपोजिशन ही मैंने चेंज कर दी इसकी। पहले इसके अंदर व्हाटएवर मॉलिक्यूल्स ऐड थे जो कि स्टीम की फॉर्म में बाहर चले गए, इसके अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन जिनके भी बॉन्ड्स मौजूद थे वो क्या हो गए, ब्रेक हो गए, वो एक दूसरे से अपार्ट हो गए। आई बात समझ में। तो इस तरह के चेंजेस हम देखते हैं, तो हम ये बोल देते हैं कि अगर आप बात करें ओरिजिनल सब्सटेंस आप लें और प्रोडक्ट्स लें तो प्रोडक्ट इज वेरी डिफरेंट इन मोलिकुलर कंपोजिशन एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल सब्सटेंस। आई बात समझ में, पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं हम, वेट ऑफ द सब्सटेंस यूजुअली चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो वेट कैसे चेंज होता है देखो। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, वेट ऑफ सब्सटेंस usually changes during a chemical reaction। वेट जो होता है सब्सटेंस का यूजुअली चेंज हो जाता है जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। अब कैसे चेंज हो जाता है देखो, हमने जो शुगर को हीट किया, ठीक है, उसके अंदर से क्या इवॉल्व हुआ, स्टीम इवॉल्व हुई। अब वो जो स्टीम निकली है क्या उसको हम दोबारा से गेन कर सकते हैं, नहीं। तो उसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने उस दिन अभी एग्जाम्पल बताया था, ठीक है, थोड़ी देर पहले ही, कि देखो यहीं पर ही हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, बाद में हम लिख लेंगे।
ठीक है, जैसे मान लो कि जो शुगर था, शुगर ये अज्यूम कर रही हूँ मैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए शुगर जो थी आपने 100 ग्राम ली थी, ठीक है, और जो ब्लैक मास मिला आपको शुगर का वो 80 ग्राम हमें मिला। इसका मतलब कितना डिफरेंस आ गया, 20 ग्राम का डिफरेंस आ गया। तो हम ये मान सकते हैं कि जो 20 ग्राम थी वो क्या थी, स्टीम। तो हमने जो ओरिजिनल सब्सटेंस लिया था और जो हमें मिला उन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, 20 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेट ऑफ द सब्सटेंस यूजुअली चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड्स ब्रेक हुए, ब्रेक होने की वजह से क्या होगा, जो वेट है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसमें यही चीज मेंशन कर लें, ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ शुगर सम अमाउंट ऑफ steam released, steam is released, and because of this the weight of original substance gets changed। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरह से आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि जो शुगर हमने ली थी और उसको जब हमने हीट किया तो ब्लैक मास का जो वेट होगा वो बिल्कुल अलग होगा और जो शुगर थी उसका अलग होगा। और इसके वजह यह है क्यों ये अलग होगा, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द स्टीम। आई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, थर्ड पॉइंट, चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। अब ऐसा क्यों, देखो हमने वहाँ पर पढ़ा था जब हमने फिजिकल चेंज पढ़ा था कि टेम्पररी चेंज होता है और थोड़ी देर बाद वापस अपनी गेन कर लेता है वो प्रॉपर्टीज जो भी हमने ओरिजिनल सब्सटेंस लिया है। बट इसमें यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लो आपने शुगर ली है, ठीक है, और शुगर को आपने क्या किया है, हीट किया है। अब हीट करने के बाद एक इसमें चेंज हो गई बच्चों, ब्लैक मास में चेंज हो गई। ठीक है, तो क्या मैं ब्लैक मास से शुगर बना सकती हूँ, नहीं बना सकती। तो ये इस तरह का चेंज क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल चेंज। सेम इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम ले लेते हैं सेकंड एग्जांपल। ठीक है, तो सेकंड में ये एग्जांपल नंबर 1, सेकंड एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं, क्या बन जाएगा, सॉल्ट और वाटर, NaCl और H2O। अब क्या मैं इस सॉल्ट और वाटर से दोबारा से एसिड और बेस बना सकती हूँ, नहीं बना सकती। ये भी किस तरह की चेंज है, परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज। आई बात समझ में। तो कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अभी हमने किया था सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, एग्जांपल नंबर 3 में लिख लेते हैं। हमने लिया था एसिटिक एसिड और किसकी रिएक्शन कराई थी, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा की, क्या बना था, CH3COO Na प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो क्या मैं दोबारा से ऑब्टेन कर सकती हूँ क्या एसिटिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट, इससे नहीं कर सकती, क्योंकि एक बार जो चेंज हो गया वो हो गया, दोबारा से उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो इट इज परमानेंट चेंज प्लस इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। अब हमने पढ़ा था दो तरह की एनर्जी चेंजेस होते हैं, कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब ही होगी या फिर एनर्जी रिलीज ही होगी। अब कैसे क्या होगा इसमें हम देखते हैं। तो इसमें नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे लिखे, एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। ठीक है, एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एनर्जी की। तो एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो रही है और अगर इवॉल्व हो रही है तो उनको हम टर्म्स दे देते हैं स्पेशली, ताकि हम कभी भी गलतियाँ ना करें। तो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक प्रोसेस, और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एनर्जी इज, एनर्जी का मतलब हीट से कंसर्न्ड है इसका, ठीक है, एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। अब इसको ऐसे याद करने के लिए आप ऐसे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं इसको, जैसे एंड और ए, एंड का मतलब एंडोथर्मिक और ए का मतलब एब्जॉर्ब्ड, तो एंड ए, ठीक है। अगर एक चीज़ अगर आपको याद हो गई एंड ए, तो दूसरा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, एनर्जी रिलीज ही करेगा। तो आप इसको ट्रिक से याद कर लें, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमें क्या लिखना है, ठीक है। अब इसके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स बताओ भाई कहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होने का काम होता है। सबसे पहला आता है हमारे प्लांट्स के बारे में, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं हम, फोटोसिंथेसिस। अब एक और एग्जांपल मैंने डीकम्पोजिशन का वहाँ पे आपको बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, अगर हम इसको हीट सप्लाई करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होंगे बच्चों, ये कैसे होंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो होता है उसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जिसमें हीट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो हम इसमें लिख सकते हैं रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है हमारी बॉडी से, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं द एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड। और ये किस तरह का प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो लिख सकते हैं रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरा फेवरेट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि 57.1 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप मेंशन करेंगे तो बहुत अच्छे आपके मार्क्स गेन करने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो HCl और NaOH को अगर अपन रिएक्ट कराएं तो क्या बनेगा, NaCl और वाटर, और कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, 57.1 किलो जूल। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। और आप लिख भी सकते हैं इसमें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। आई बात समझ में। तो ये भी क्या है, सारे केमिकल चेंज है बच्चों। ऑब्वियस सी बात है, अगर फोटोसिंथेसिस एक बार प्लांट ने फूड बना लिया तो दोबारा से थोड़ी ना कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी। और इस तरीके से डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे अगर अपन बात करें रेस्पिरेशन, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें आप नोट भी कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट, ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, तो हम ये चीज़ पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, किस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन, केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखें फिफ्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल चेंजेस इन आवर लाइव्स, ठीक है। अब किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। और समझते हो बच्चों क्या होते हैं ओर्स? देखो, जो हमारे मेटल्स हैं वो क्या हमें ऐसे ही मिलते हैं, कहीं पर भी पड़ा हुआ मिल जाएगा आपको, आयरन वगैरह या कोई भी सब्सटेंस जैसे एल्यूमिनियम वगैरह, ये क्या होते हैं, ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए एक बड़ा पत्थर है, ठीक है, उसको हमने क्रश किया, क्रश करने के बाद उसको हमने पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब उस पाउडर्ड फॉर्म में से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल जो है किस तरीके से हमारी डेली लाइफ रूटीन में काम आ रहा है, तो उसको मेंशन कर सकते हैं, मेटल्स एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम ओर्स। अब ओर्स का मतलब क्या होता है, कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेटल्स। मेटल्स क्या है, ऑक्साइड्स की, कार्बोनेट्स की, आगे आगे 8th क्लास में आप मेटल नॉन मेटल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा बस यहाँ पर मैं आइडिया दे रही हूँ कि जैसे मान लीजिए ओर है, एल्यूमिनियम को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये जो ओर होता है बॉक्साइट ओर होता है,
ये एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट आउट करने में काम में आता है। अब आपको आयरन चाहिए बच्चों, तो कहाँ से लेकर आओगे आयरन? तो आयरन जो होता है वो Fe2O3 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारे ओर्स होते हैं, सभी मेटल्स लगभग ओर्स की फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं, कुछ मेटल ही ऐसे हैं जो कि ओर्स की फॉर्म में हमें पाए जाए नहीं है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम किसका? सोलर रेडिएशंस का। अब क्या होता है, देखो बच्चों बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, ठीक है। अभी देखना तुम गर्मी के दिनों में, अब ये जो ओजोन लेयर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे क्या मैं ओजोन लेयर बना देती हूँ, ठीक है। अब ये जो ओजोन लेयर है ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से। जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, इस पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस में इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं सन के थ्रू, तो क्या होगा, ओजोन लेयर उसको प्रोटेक्ट करेगी और उसकी वजह से हमें जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उनका असर देखने को नहीं मिलेगा। अब ये करती क्या है, इन यूवी रेडिएशंस को ये ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगी। तो ऑक्सीजन हमारे प्लांट्स के लिए भी हेल्पफुल है और ह्यूमन बींग्स के लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। तो इस तरह का केमिकल चेंज जो कि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, ठीक है। बाकी साउंड में, कलर में, इन सब चीज़ों में, जैसे रेंसिडिटी, हाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो भी केमिकल चेंज का। थर्ड देख लेते हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं। आपने देखा होगा आपका जो फूड है अगर आप ओपन छोड़ देते हैं तो उसके में अंदर फाउल स्मेल आने लगती है थोड़े टाइम बाद। तो ऐसा क्यों होता है? जो हमारे फूड के अंदर फैट्स और ऑयल्स जिससे हमने उसको बनाया है उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मतलब वो क्या करेंगे, इन्वायरमेंट की एयर से कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होने के बाद क्या होगा, उनमें फाउल स्मेल प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर उस टर्म को नाम देते हैं स्पेशली रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? खाने का सड़ना, खराब होना, ठीक है। इसको लिख लें ताकि भूलें ना। अब रेंसिडिटी का मतलब होता है फाउल स्मेल कमिंग आउट फ्रॉम द, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। अब क्या उस खराब खाने से आप दोबारा से नया बना दोगे क्या उसका? नहीं। तो कमिंग आउट फ्रॉम द फूड। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमने 5 प्रॉपर्टीज, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा और लास्टली मैं आपको बताऊंगी अब एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। अब तो आप खुद ही बता सकते हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको इन कैरेक्टरिस्टिक्स में ही पढ़ा दिए हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमने अभी एनालाइज किए हैं। हीटिंग ऑफ शुगर, सेकंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, जो हमने अभी पढ़ा उनको पहले लिखेंगे ताकि हम कभी भी उनको भूलें ना। फोटोसिंथेसिस, और क्या पढ़ा हमने? रेंसिडिटी पढ़ी। क्या होती है रेंसिडिटी? खाने का खराब होना। फाउल स्मेल दैट कम्स आउट फ्रॉम द बैड फूड इज नोन एज बैड ऑर्डर, जो भी हम बोले उसको, कमिंग आउट फ्रॉम द फूड। अब नॉर्मल क्या होगा? डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आपको चोट लग जाती है, ठीक है, वहाँ पर क्या हो जाता है? ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है। थोड़े दिन के लिए ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, फिर उसके बाद वो क्या होता है? शेड हो जाता है। तो दोबारा से जो ब्लड जो आपका क्लॉट हुआ है उसको आप रिगेन कर सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है। तो उसमें भी आप मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से। 7 पॉइंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। 8th पॉइंट पे आप मेंशन कर सकते हैं जो मैंने आपको पढ़ाई थी फर्स्ट प्रॉपर्टी में, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में कभी आपने सुना होगा, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उनमें जो रेडिएशंस निकलती हैं तो क्या होता है? वो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस। और लास्ट जो फल है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। राइपनिंग मतलब क्या होता है? किसी भी फल का पकना, मतलब रॉ जो होता है वो, ठीक है, उसका दोबारा से मतलब इन्वायरमेंट में ही पकेगा। ऑब्वियस सी बात है, पेड़ पे लगा हुआ है फल, पर
पक जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे हम, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। अब क्या आप राइप्ड फ्रूट से दोबारा से रॉ ऑब्टेन कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 10 एग्जाम्पल्स किसके देखे, केमिकल चेंजेस के। आई बात समझ में? ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, केमिकल चेंजेस पढ़ा, और हमने ये चीज़ देखी कि किस तरीके से 5 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा कि न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा कि वेट ऑफ द सब्सटेंसेस चेंज। थर्ड क्या पढ़ा हमने, थर्ड हमने लिया कि चेंजेस जो होंगे वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, परमानेंट होते हैं। नेक्स्ट, एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व। और लास्ट हमने पढ़ा कि इसको हम डेली लाइफ रूटीन में कैसे यूज़ लेते हैं। थैंक यू।